नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एनडीटीव्ही मराठीमध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. धनंजय गौतम हा आपल्यासोबत गाझियाबाद इथून जोड़ला गेलेला है. और धनंजय की खासियत ये है कि धनंजय ने एनआईटी से केरल एनआईटी से एमटेक किया है. उन्होंने 6 बार अटेम्प्ट भी किया था यूपीएससी का और 2 बार तो वो इंटरव्यू के लिए भी पहुंचे थे. अच्छा धनंजय, मैंने आपके पूजा खेड़कर के बारे में आपने जो 3 वीडियो बनाए हैं वो मैंने देखे हैं. कई सवाल तो हमारे मन में भी थे, लेकिन चूंकि आपने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया तो मुझे लगता है कि आप ही हैं वो शख्स. वो बता सकते हैं कि आपके मन में जो सवाल आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. आप तो जानते हैं कि सिंगल मेंबर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. आपको ये भी मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की जो चीफ सेक्रेटरी है सुजाता सौनिक, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कल सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की है. तो मैं आपसे बहुत ही तफसीलवार जानना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हो और आपने जो एग्जाम को लेके जो सवाल उपस्थित किए हैं वो क्या कहते हैं. क्यों लगता है कि आपको ये पूरी पूजा को लेके धांधली बनी हुई. देखो, जब पहले तो न्यूज़ रिपोर्ट से मेरे को ये चीज़ पता लगी तो फिर मैंने इसमें थोड़ी पड़ताल करने की कोशिश करी, क्योंकि यूपीएससी जो नेम लिस्ट निकालता है प्रीलिम्स रिजल्ट की, मेंस रिजल्ट की और उसके बाद जो फाइनल मार्क्स की रिजल्ट निकालता है, तो उसको मैंने देखा. तो उसमें कुछ 3-4 चीज़ें डिस्क्रिपेंसी, और जो पूजा खेड़कर का जो उसमें इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू है अन अकेडमी पे, ठीक है, मैंने उसको भी देखा. और उन्होंने हम्म. जो अपना, उनके फादर ने जो एफिडेविट सबमिट किया है इलेक्शन कमीशन में अपनी इनकम का, उसको भी देखा. और उन्होंने हम्म. जो यूपीएससी में एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो क्यों मेडिकल बोर्ड में शिरकत नहीं हुई है, मतलब नहीं गई है मेडिकल बोर्ड की तरफ, एमआरआई उन्होंने क्यों नहीं कराई है इनसे, वो मैंने देखा. तो उससे मेरे को कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकलने को आते हैं. पहला है कि राइट. 2019 के अटेम्प्ट में, 2019 के अटेम्प्ट में उन्होंने जो नाम अपना यूज किया था वो था खेड़कर पूजा दिलीप राव. राइट. और जो 2020, मतलब 2021 और 22 के अटेम्प्ट में उन्होंने जो अपना नाम यूज किया पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, तो उस नाम हम्म. में थोड़ा अंतर था. ठीक है, और उस नाम में ही अंतर नहीं था, उनके फादर का जो नाम है उनकी स्पेलिंग भी अलग है. जैसे अच्छा. 2019 के अटेम्प्ट में उनकी जो फादर की स्पेलिंग थी DLIP, दिलीप, दिलीप. हम्म. लेकिन जो उनके 21 के अटेम्प्ट में जो उन्होंने फादर का नाम लिखा है वो DILIP लिखा है. राइट. तो मेरे मन में ये अंदेशा इसलिए आता है क्योंकि जो भी स्टूडेंट जो इंटरव्यू तक पहुंचता है उसको इंटरव्यू बोर्ड जो है वो फॉर्म भरना पड़ता है, डेफ 1 और डेफ 2 भरना पड़ता है. उस डेफ 1 और डेफ 2 में ये बताना पड़ता है कि आपने पहले यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट दिए हैं और हम्म. और कौन कौन से ईयर में दिए हैं. ठीक है, हम्म. और उसमें यह भी बताया जाता है कि अगर आपने डिसेबिलिटी कोटा का यूज किया है राइट. तो कौन सा कोटे का यूज किया है और क्या वो कोटा रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब क्या हम्म. उस कोटे के बलबूते पे आपको एक्सेप्टेंस मिला है कि नहीं मिला है. ये हम्म. यूपीएससी पूछता है. तो मेरा ये अंदेशा है कि उन्होंने नाम इसलिए चेंज किया ताकि उनका जो 2019 में जो केस चल रहा था, जो उनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, हम्म. वो उसको छुपाने के लिए इन्होंने किया है. हम्म. पहला तो मेरा ये पॉइंट है. हम्म. दूसरा नहीं, इसमें, उसका मतलब ये हुआ कि उस समय की जो डिसेबिलिटी उन्होंने दी थी हम्म, वो शायद जनरल कोटा जो रहता है उसकी इक्विवेलेंट थी. राइट. मतलब उसका जो कट ऑफ आ रहा था वो उनको लगा कि शायद इस तरीके के यस. डिसेबिलिटी का मुझे कोई इस्तेमाल, मतलब उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है. वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्योंकि उसके बाद अगला सवाल तो उसी से जुड़ा हुआ है. देखो, उसमें क्योंकि इसमें जो मेंस के जो रिजल्ट है उसमें उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वी कैन हम्म. नॉट से कि उन्होंने यूपीएससी में कौन सा कोटा यूज किया. तो मैं इन्फ्रेंस ले रहा हूँ उनके साई के रिजल्ट से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हाँ, उन्होंने जो उनकी अटेम्प्ट दिया अपॉइंटमेंट था. हुई थी. हाँ, अपॉइंटमेंट हुई थी. वो हुई थी लो विजन कैटेगरी कोटा पे. ठीक लो है, विजन. लो विजन. लो विजन में ये होता है कि अगर आप 40% से ऊपर विजन, विजुअली डिसेबल्ड हैं, तब आपको वो रिजर्वेशन मिलता है. लेकिन हम्म. उस रिजर्वेशन में ये है कि सीट यूपीएससी में बहुत कम रहती है और उसकी जो कट ऑफ है वो बाकी डिसेबिलिटी से बहुत ज़्यादा जाती है. ठीक है, वो राइट. लगभग ओबीसी जनरल के आसपास ही जाती है. अच्छा, ठीक है, मतलब हर, उसका कोई उनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था. हाँ, ज़्यादा फायदा उसका नहीं होता है. जैसे उन्होंने मॉक इंटरव्यू में क्लेम किया कि उन्हें आईआरएस आईटी मिला था, लेकिन उनका केस चल रहा है कोर्ट में. तो इसका मतलब क्या है कि आईआरएस आईटी जब मिल चुका है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका यही मतलब हम निकाल सकते हैं कि उनका मेडिकल जो उन्होंने लो विजन का अपना दिया था वो रिजेक्ट हुआ था. ठीक है. राइट. अरे ये तो बड़ी शॉकिंग बात है. हाँ. हाँ.
फिर 2021 में उन्होंने अटेम्प्ट दिया और उनको सिलेक्शन मिला। और जो 2021 में उन्होंने जो अटेम्प्ट दिया वो मल्टीपल डिसेबिलिटी कोटे में दिया, वो मतलब लो विजन कोटा नहीं था। अच्छा, तो तो ये एक मल्टीपल डिसेबिलिटी जो थी उसमें हम्म, क्या क्या डिसेबिलिटी थे, क्या हम बता सकते हैं अपने ऑडियंस को? जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में मैंने देखा है, उसमें विजुअली डिसेबल्ड तो है ही है, और उसमें हाँ, उन्होंने अपने को मेंटली डिसेबल्ड भी बताया है। अच्छा ठीक है। तो दो उन्होंने बताया कि विजुअली डिसेबल्ड तो पहले था, लेकिन मेंटली डिसेबल्ड वो 2019 में नहीं थी, लेकिन अचानक से 2021 में उन्होंने बोला कि मैं मेंटली डिसेबल्ड भी हूँ। ये पॉसिबिलिटी है ना, कोई आदमी 2 साल के अंदर उसको कोई मेंटल हो सकता ट्रॉमा है, भी हो सकता है। हाँ। हो सकता है। तो शी हम्म। हैज़ टू प्रूव दैट। तो फिर 2021 में भी उनका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है, फाइनल लिस्ट में उनका नाम है अच्छा, विद तो इसके मार्क्स। पहले कभी हुआ था उनका? 2019 जो है वो तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साई के लिए था। हाँ, वो फाइनल हाँ। लिस्ट में नाम नहीं है, यूपीएससी के डॉक्यूमेंट में उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। जो इटरेशन आती है ना सर्विस एलोकेशन की, उसमें उनका नाम नहीं है 2019 के अटेम्प्ट में। तो आई डोंट हाँ। नो व्हाई शी इज क्लेमिंग दैट शी हैज बीन सिलेक्टेड एज आईआरएसआईटी, बिकॉज यूपीएससी हैज नॉट गिवन हर एनी अपॉइंटमेंट। ओके, तो वो क्लेम भी गलत है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने तो पहला बड़ा सवाल किया, दूसरा हाँ, सही में। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल ये है कि 2021 में उनका सिलेक्शन हो चुका था और उनको हम्म। सर्विस भी एलोकेट हो जाती, लेकिन उन्होंने जो 21 में सर्विस क्यों नहीं ली। हम्म। 21 के अटेम्प्ट में सिलेक्शन था, उनकी रैंक 679 आई थी। 22 में उनकी रैंक है 821, लेकिन हम्म। 21 के अटेम्प्ट में उनकी 679 रैंक है। 679 रैंक अच्छी मानी जाती है 821 रैंक से। अगर उन्हें सिलेक्शन लेना होता तो वो हम्म। 21 में लेती ना, एक साल और क्यों उन्होंने वेट किया, मतलब दोबारा एग्जाम सही। क्यों लिखा। हम्म। तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि या तो उनका जो डिसेबिलिटी कोटा है वो रिजेक्ट हुआ है 21 में, या फिर वो अपीयर ही नहीं हुई है मेडिकल के लिए, या फिर उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। इन तीन में से कोई एक चीज हुई है। फाइन, फाइन। ये 2019 की बात कर रहे हैं आप? 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, 2021। 21 में। हम्म। फिर 22 में उनकी रैंक आई है 821। अच्छा, एक बार 2019 में जो उनका स्पेलिंग था, नाम था, वो 2021 में चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है। वो जब नाम चेंज हुआ ना, 2019 में क्या था और 2021 में क्या था? 2019 में जो उनका नाम था वो था खेड़कर पूजा दिलीप राव, राइट। और 21 में और 22 में मतलब एक साल बाद उनका नाम हो गया पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। अच्छा, तो उनका एक क्लेम है कि मेरे माताजी और पिताजी जो हैं वो सेपरेट हो चुके थे और उसकी वजह से शायद उन्होंने अपने पिता का नाम नहीं लगाया होगा। ये नहीं, पॉसिबिलिटी लगती है इसमें आपको? दिलीप नाम है ना, पिताजी का नाम है अच्छा, 2021 उसमें में भी। जुड़ा हुआ है। 2021 में भी दिलीप नाम है और 2019 में भी दिलीप नाम, तो ऐसा दोनों में आपको दिलीप नाम। क्या लगता है क्यों किया होगा उन्होंने ये? जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी में हाँ। भरना पड़ता है कि आपका पीडब्ल्यूडी से कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है। राइट। तो इसको मेरा अंदाजा अंदाजा ये है कि उन्होंने इसको छुपाने के लिए 2021 में ये किया है, चलिए, ये बड़ा तीसरा सवाल और आपने उठाया। इसकी चल इंक्वायरी आगे होनी चलते हैं। चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। हाँ, फिर 22 में इनका अटेम्प्ट में रैंक आई है 821। ठीक है, और इस अटेम्प्ट में उनको मेडिकल बोर्ड में बुलाया गया था। 4 बार उनको बुलाया गया, वो नहीं गई। बल्कि यूपीएससी का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट उनको अपीयर अगर बोर्ड में नहीं होता है 2 बार, तो उनका कैंडिडेचर वहीं कैंसिल हो जाता है। इनको अच्छा। 4 बार बुलाया गया, चलो ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और कुछ ना हाँ। कुछ रीजन रहे होंगे, कोरोना का पीरियड था या जो भी है, उन्होंने क्लेम किया है कि मेरे को ये परेशानी है। चलो ठीक है, 4 बार कंसेशन दे दिया जाता है पीडब्ल्यूडी को, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा सरकार भी अपना जो है वो दिखाती है कि चलो कोई बात नहीं। तो 3 बार एम्स में बुलाया, नहीं गई। एक बार सफदरजंग हॉस्पिटल में बुलाया, नहीं गई। उसके बाद 26 अगस्त को उन्हें 5वीं बार बुलाया तो वो अपियर हुई। तो फिर एम्स ने उन्हें प्राइमरी जांच की, फिर एम्स ने उन्हें दोबारा बुलाया प्रॉपर जांच के लिए, एमआरआई जांच के लिए। वो उस प्रॉपर जांच के लिए नहीं गई। ये सब डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है जो आप हमें बता रहे हैं? हाँ, ये न्यूज़ राइट। रिपोर्ट से मैंने लिए हैं। ठीक है, राइट। लल्लन टॉप का पूरा है, उन्होंने पूरा बताया है, वहाँ पूरा ठीक न्यूज़ है। रिपोर्ट से मैंने देखा है। ठीक है। ओके। फिर 2 सितंबर को एम्स में इन्हें बुलाया, वो नहीं गई। फिर हाँ। इनकी एमआरआई बेसिकली जांच होनी थी। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने यू और जब भी मेडिकल कोई देता है ना, तो ये होता है कि हॉस्पिटल में आप मेडिकल करा लो, हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट मिलती है वो आप जाके फिजिकली यूपीएससी में सबमिट करते हैं हम्म। उसको, रिपोर्ट को। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है।
तो इन्होंने जो रिपोर्ट यूपीएससी में सबमिट करी है ना, वो एम्स की नहीं करी, वो किसी प्राइवेट क्लिनिक की करी है, एमआरआई की रिपोर्ट जबकि सबमिट। उनको एम्स की करनी चाहिए थी। वो उनको एम्स की करनी चाहिए थी, एम्स राइट। में जांच करा के एम्स जो रिपोर्ट देता वो करनी चाहिए थी। तो हुआ क्या, यूपीएससी ने उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया। ये ठीक है, 2022 की बात कर रहे हैं ये आप? 2022 की बात है, जिस जिस साल ये आईएएस बनी है, जिस अटेम्प्ट में। अब उनका कैंडिडेचर हो गया कैंसिल। अब जो पूजा है, उनके खिलाफ यूपीएससी चला गया कैट कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए। हम्म। ठीक है, और कैट ने 23 फरवरी 2023 को अपना फैसला सुनाया पूजा के अगेंस्ट में। उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका है, वो अब आईएएस नहीं है। कैट ने हम्म। फैसला सुना दिया। लेकिन अचानक से क्या होता है कि यूपीएससी ने उनकी जो एमआरआई रिपोर्ट उन्होंने यूपीएससी में सबमिट करी थी वो एक्सेप्ट हो गई है। ये आप लंदन टॉप की रेफरेंस से बता रहे यस, हैं या आपने लंदन कुछ? टॉप की ओके रेफरेंस से फाइन। बता रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, तो उनको फिर यूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया है उनकी एमआरआई रिपोर्ट को, और उसके बाद हम्म। उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है एज एन आईएएस ऑफिसर ट्रेनी। हम्म। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ये होते हैं। नहीं, तो और सबसे बड़ी बात तो आप ये बता रहे हो कि आपने भी कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है और आप बाकी मीडिया की बात भी कर रहे हैं। तो 2022 में उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ है एक रिजेक्ट हुआ प्राइवेट था कैट से। इंस्टीट्यूट का जो, हाँ, कैट से प्राइवेट रिजेक्ट हुआ इंस्टीट्यूट था, का। यस। राइट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो आपने दिया, वो पहले रिजेक्ट हुआ था, फिर बाद में उसको एक्सेप्ट करके बहुत ही सडनली उनको कहा गया कि ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, तो इसमें सवाल आपके मन में क्या आता है? उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था यूपीएससी में कि उन्होंने एम से क्यों नहीं कराया, ऑब्वियसली यूपीएससी ने मांगा होगा उनसे एक्सप्लेनेशन, तो उन्होंने बोला कि मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। उसका क्या मतलब होता है? क्लस्ट्रोफोबिया का ये मतलब होता है कि किसी भी क्लोज्ड स्पेस में आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, वो और डिसऑर्डर ये होता मान है लिया इसका। यूपीएससी ने? अब माना ही होगा, जब भी तो अपॉइंटमेंट दिया है। राइट। और आप एक बात बताओ, एमआरआई चाहे आप किसी प्राइवेट क्लिनिक से कराओ चाहे आप एम्स से कराओ, एमआरआई हम्म। में तो वो मशीन में जाना ही पड़ेगा। करेक्ट। वो तो प्रोसीजर तो सेम है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कराओ प्रोसीजर को, चाहे आप तो किसी उनको प्राइवेट उनको इंस्टीट्यूट में एम्स कराओ। के एमआरआई का फोबिया था, बाकी प्राइवेट हाँ, इंस्टीट्यूट का नहीं था। अच्छा। लगता तो यही है। अच्छा। ठीक है, जैसे कि उन्होंने चलिए क्लेम आगे किया। चलते हैं। हाँ। तो इससे कई सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि पहला तो ये, उन्होंने अपना नाम चेंज क्यों किया। दूसरा ये, उनको ये मेंटल डिसेबिलिटी जो हुई है उसका प्रॉपर से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। उनकी जो लो विजन है उसका प्रॉपर से उन्होंने एम्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया है। और यूपीएससी ने बाहरी किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी क्लिनिक की जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट क्यों कर लिया। राइट। ये तीन बहुत आपके बड़े वीडियो में सवाल ना आपने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। आपका ये कहना है कि अगर इस डिसेबिलिटी के साथ में वो जाती है, क्योंकि मुझे ये पता चला कि उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय भी मिलता है। हैं। 3 घंटे आपको जनरल कैटेगरी के और बाकी के स्टूडेंट को मिल रहे हैं, तो इनको 4 घंटे मिलेंगे। लेकिन ये आप जांच तो का कह रहे विषय हैं कि है। शायद इन्होंने पैसे देके हर सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट भी लिया होगा। तो वो क्या रूल है, कैसे मैं पॉसिबिलिटी बताता बनी हूँ पूजा आपको, के उसमें साथ में? उसमें हाँ। क्या होता है कि जो भी कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट होता है ना, उसे एक सुविधा मिलती है यूपीएससी की तरफ से कि एक तो एक्स्ट्रा कंपेंसेटरी टाइम की सुविधा मिलती है, जो कि जो एक एक घंटे घंटे की पर है। पेपर में पेपर होता है मेंस में। 3 घंटे का पेपर होता है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और जो कि उस सुविधा को लेते हैं स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट, उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जो कि जायज़ है। किसी हम्म। भी डिसेबल्ड पर्सन के लिए वो जायज़ है। दूसरी राइट। सुविधा, और उसको ना चॉइस है वो, उसमें भी कोई कैंडिडेट ले चाहे ना ले, कैंडिडेट के ऊपर है। दूसरी सुविधा ये मिलती है स्क्राइब की। स्क्राइब में ये होता है कि इफ़ यू कैन नॉट राइट योर पेपर ऑन योर ओन, क्योंकि कई लोग जो है ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड होते हैं, उनका हाथ अच्छे से काम नहीं करता। कई लोग जो हैं विजुअली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, जो कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं, उनको जो है क्वेश्चन पढ़ के आंसर बोलना पड़ता है क्योंकि वो खुद से लिख नहीं सकते। तो उनके लिए सुविधा है यूजुअली। तो इसकी जो नॉर्मली कैंडिडेट इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट इस सुविधा को यूज़ हाँ, करते एक हैं। घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा इसमें? सही बात है। और हम्म। स्क्राइब की सुविधा को भी लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको राइटर मिलेगा? आपको राइटर मिलेगा। उसमें ये दो होता है कि या तो आप राइटर यूपीएससी से मांगो कि अगर आपके पास नहीं है सुविधा, या फिर आप किसी बाहर के बंदे को अपने साथ राइटर लेके आ सकते हो। राइट। ठीक है, उसमें कुछ यूपीएससी के रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक आपको है कि लगता है वो कि कैन, पूजा ने शायद ऐसा बाहर से कुछ राइटर लिया है हाँ, मैं और जो सब्जेक्ट का हन- एक्सपर्ट है? हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसकी जांच 100% होनी चाहिए कि अगर उन्होंने स्क्राइब लिया है और अगर वो खुद से राइट कर सकती हैं,
तो उन्हें स्क्राइब की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने क्यों लिया है, अच्छा, ये अगर तो लिया है तो। ये तो बड़े सवाल हुए। अच्छा, कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उनकी मेडिकल की डिग्री भी सही है या नहीं है, वो तो हम लोग उसको जांच उसका करेंगे। मैं उसकी तो जांच का विषय है, वो मैं उस पर कमेंट कैसे करूं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपके मन में जो 10 सवाल आ रहे हैं, अगर वो उनको गिनाएंगे आप, तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को लेके क्लोज जाएंगे। बताइए वो 10 सवाल। पहला सवाल तो ये है कि इन्होंने जो है अपनी डिसेबिलिटी को चेंज कराया है, वो क्यों कराया है। ठीक है, क्योंकि लो विजन कैटेगरी में भी आपको अटेम्प्ट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एडिशनल डिसेबिलिटी से आपको कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। तो पहला अंदाजा तो ये है कि इसलिए कराया है। दूसरा अंदाजा है कि इन्होंने अपना नाम चेंज कराया है, वो अपनी पुरानी स्क्रूटनी को छुपाने के लिए कराया है। ठीक है। तीसरा है कि उन्होंने जो यूपीएससी को एक्सप्लेनेशन दी है कि उन्हें क्लस्ट्रोफोबिया है, वो मेरे को कहीं से कहीं तक सही नहीं लगती है, क्योंकि राइट। एमआरआई तो एमआरआई है, उसे तो चाहे प्राइवेट में कराओ चाहे सरकारी में कराओ वो दिक्कत है। ठीक है। राइट। चौथा, उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के बारे में है कि उनके फादर के एफिडेविट ने जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दिया है फादर ने, उसमें उनकी जो प्रॉपर्टी है वो नियरली 70 करोड़ के अराउंड है। ठीक है। और पूजा ने खुद ने जो डीओपीटी में इमूवेबल एसेट जमा करने पड़ते हैं किसी भी ऑफिसर ट्रेनी को, पूजा की जो खुद की प्रॉपर्टी है ना वो 17 करोड़ उन्होंने डिक्लेयर करी है खुद से, अपन उनके साइन है उस पर डॉक्यूमेंट पे। और उन्होंने 42 लाख पर ईयर की इनकम बताई है। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का एक सीधा सीधा क्राइटेरिया है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए राइट। साल की। ठीक है। अब उन्होंने जो मॉक इंटरव्यू था उसमें ये क्लेम किया था कि उनके फादर की इनकम 0 है, हम्म। लेकिन उनके मदर की भी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, उनकी खुद की इनकम 8 लाख से ज्यादा है। तो हाउ कैन शी बिकम ए नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी। करेक्ट। एग्री विथ। तो तो चलिए, ये यही इतने सवाल है सारे आपके सवाल मन में, हैं। और कुछ बचा है? आपको लगता है कि इन सवालों के जवाब चाहिए? हाँ, और भी हैं सवाल कि यूपीएससी ने उसको एक्सेप्ट क्यों कर लिया बाहर की रिपोर्ट को। यूपीएससी जो नॉर्मली इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉडी है, बहुत ज्यादा तकड़े तरीके से उसमें जो है कहीं आपने सुना था कि टेस्टिंग। यूपीएससी ने किसी प्राइवेट बॉडी का रिपोर्ट मान लिया है? हाँ, ललन टॉप की न्यूज में उन्होंने पूरा क्लेम किया है कि उन्होंने प्राइवेट बॉडी की एमआरआई जो है सबमिट करी है। नहीं, लेकिन आपने कहीं सुना था कि ये पूजा खेड़कर का मामला छोड़ के और किसी कैंडिडेट के साथ में इतनी लीलांसी दिखाई गई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा यू आर ऐसा नेवर और बीन कोई हर्ड केस ऑफ नहीं सच सुना। थिंग? नो नो नो, बल्कि फाइन। उल्टा होता है कि हर साल आप अगर यूपीएससी की मेडिकल की लिस्ट देखेंगे, कभी ये रिलीज करते हैं कभी नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यूपीएससी में भी। तो उसमें प्रॉपर बताते नहीं है वो कि इनको क्या मिसिंग रह गया, बस वो कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं। फाइन। और ऐसा बहुत सारे केस में हुआ है। ओबीसी जो सर्टिफिकेट्स हैं, हर साल तकरीबन 30-40 ओबीसी सर्टिफिकेट यूपीएससी कैंसिल करता है, क्योंकि वो पाए ठीक है। जाते हैं नॉन क्रीमी लेयर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आपको गूगल सर्च करके मिल जाएंगे ठीक जिनका है। कैंडिडेचर और आपके कैंसिल मन में हुआ है। सवाल है कि राइटर जो लिए गए हैं उनको भी देखना चाहिए? उनको भी देखना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि जो राइटर लिए गए हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जिन्होंने राइट किया है। और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर वो खुद से अपना जो पेपर लिख पा रही है, समझ पा रही है, तो उन्हें एक राइटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय आपका। आपने बहुत सही सवाल पूछे हैं। हम प्रयास तो यही कर रहे हैं कि जो भी सवाल पूछ रहा है उनको हम लोग स्क्रीन पे लाएंगे, ये जवाब मांगेंगे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।